इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स एंड वायल्स के बारे में। यानी हॉस्पिटल में जो ब्लड जाता है जांच के लिए, उसमें हम लोग कौन-कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं और कब-कब यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोग 2 इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। पहला है फ्लेबोटॉमी और दूसरा है फ्लेबोटोलिस्ट। फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है पेशेंट के ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करना और डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजना। और जो पर्सन इस प्रोसेस को करता है उसको हम लोग फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। यानी पेशेंट के ब्लड को जो पर्सन कलेक्ट करता है उसको हम लोग फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। अब हम लोग एक करके सारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में जानेंगे। पहला है पर्पल और लेवेंडर टॉप ट्यूब। इसमें जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है उसे एडीटीए कहते हैं। एडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उस ब्लड को कौन-कौन सा टेस्ट के लिए भेजते हैं? तो पहला है सीबीसी टेस्ट, दूसरा है ईएसआर टेस्ट के लिए भेजते हैं, तीसरा है HbA1c टेस्ट के लिए भेजते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट के लिए भेजते हैं, रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट के लिए भेजते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्ट के लिए भी लेवेंडर टॉप ट्यूब में ही हम लोग ब्लड कलेक्शन को भेजते हैं। उसके आगे है रेड सेल फॉलेट टेस्ट और क्रॉस मैचिंग जब हम लोग करते हैं पेशेंट का, उसके लिए भी हम लोग लेवेंडर टॉप ट्यूब को ही यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एडीटीए एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है, तो इसमें ब्लड कलेक्ट करने के बाद ट्यूब को कम से कम 8 बार जरूर हिलाएं ताकि एडीटीए के साथ ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम लोग जो ब्लड लेते हैं वो 3 ml लेते हैं। नेक्स्ट है रेड टॉप ट्यूब, जिसे प्लेन और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस ट्यूब में ब्लड और ब्लड सेरम ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है क्योंकि कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है तो ब्लड थक्का के रूप में जम जाता है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो वो उसका क्वांटिटी 6 ml होता है। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजी टेस्ट करते हैं और सेरोलॉजी टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में हम लोग एंजाइम, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में हम लोग एंटीबॉडी और पैथोजन को देखते हैं। और सेरोलॉजी टेस्ट में हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में सीधे-सीधे समझें तो इसमें हम लोग एलएफटी, केएफटी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लू टॉप ट्यूब। इसमें सोडियम सिट्रेट नामक एक एडिटिव पाया जाता है जो एक रिवर्जेबल एंटीकोगुलेंट है। इस ट्यूब का यूज हम लोग कोगुलेशन स्क्रीन चेक करने के लिए करते हैं। जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो इसमें 2.7 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें टेस्ट कौन-कौन सा किया जाता है? इसमें ब्लीडिंग टाइम को हम लोग चेक करते हैं यानी बीटी टेस्ट करते हैं, पीटी टेस्ट करते हैं यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते हैं, एपीटीटी टेस्ट करते हैं, डी डायमर टेस्ट करते हैं, आईएनआर टेस्ट को हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट है ग्रे टॉप ट्यूब। इसमें 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड एक तरह का एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है और पोटेशियम ऑक्सलेट एक एंटीकोगुलेंट है की तरह काम करता है। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो 6 ml ब्लड इस भाई में लेते हैं। इसमें टेस्ट कौन-कौन सा किया जाता है? इस ट्यूब का यूज हम लोग जनरली शुगर टेस्ट के लिए करते हैं, जैसे एफबीएस यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर, पीपीबीएस यानी पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। और लैक्टेट का जांच भी हम लोग इसी भाई में करते हैं। नेक्स्ट है येलो टॉप ट्यूब, जिसको जेल ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब को हम लोग एसएसटी नाम से भी जानते हैं। एसएसटी का मतलब होता है सेरम सेपरेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब में 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा है सेरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स काश मुझे ये सब 28 साल की उम्र में नहीं 18 साल की उम्र में पता होता। जिंदगी में ब्लड सेल को एक साथ क्लैंप करके रखता है और सेरम सेपरेटर प्लाज्मा को ब्लड सेल से अलग रखता है। जब हम लोग ब्लड इसमें लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसका अमाउंट 3 से 5 ml होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टेस्ट कौन-कौन सा करते हैं।
इसमें हम लोग सीरम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो टेस्ट होता है वो भी हम लोग इसी में करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन इसी में जांच करते हैं। एलएफटी भी कर सकते हैं, बोन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ट्रोपोनिन भी कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी हम लोग इसी में करते हैं। टॉक्सिलॉजी का जो टेस्ट होता है जैसे इथेनॉल वगैरह इसी में करते हैं। ड्रग लेवल भी हम लोग इसी में चेक करते हैं, जैसे कि पीसीएम, एस्पिरिन वगैरह वगैरह। इम्यूनोलॉजी टेस्ट इसी में करते हैं। नेक्स्ट है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। ग्रीन कलर का दो ट्यूब आता है, एक डार्क ग्रीन होता है और एक लाइट ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन वाले में सोडियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और इसमें हम लोग ब्लड जब कलेक्ट करते हैं तो उसका क्वांटिटी 4 ml होता है। इसमें जनरली अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन टेस्ट करते हैं। और जो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होता है इसमें लिथियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक प्लाज्मा सेपरेटर है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं तो 4 ml लेते हैं। इसमें जनरली हम लोग केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में फैट, प्रोटीन वगैरह आता है। नेक्स्ट है ऑरेंज टॉप ट्यूब। इसमें थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है जो कि स्टैट सीरम टेस्टिंग को अलाउ करता है। यानी सीरम टेस्टिंग करना हो और दम तुरंत करना हो जस्ट, तो हम लोग ऑरेंज टॉप ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिंक टॉप ट्यूब। इसमें एडीटीए एक एंटीकोगुलेंट होता है। यह वही एडीटीए है जो पर्पल टॉप ट्यूब में पाया जाता है। इसका यूज हम लोग ट्रांसफ्यूजन लैब में करते हैं। इसमें जब हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वह 6 ml होना चाहिए, और इसका यूज हम लोग क्रॉस मैच, पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है या फिर डायरेक्ट कॉम टेस्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक टॉप ट्यूब। इसमें हम लोग ईएसआर जांच के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट टॉप ट्यूब। इस ट्यूब का यूज हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, इसमें हम लोग पीसीआर या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉप क्या होता है। यानी जब हम लोग पेशेंट के शरीर से ब्लड लिए और उसे हम लोग एक से ज्यादा ट्यूब में डालना हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपको रेड ट्यूब में डालना हो, ग्रीन ट्यूब में डालना हो और पर्पल ट्यूब में डालना हो, तो ब्लड एक सिरिंज के अंदर होता है। अगर आप लोग सबसे पहले पर्पल ट्यूब में मान लीजिए ब्लड को आपने डाल दिया, तो इसमें जो एंटीकोगुलेंट है वो सिरिंज के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने रेड ट्यूब के अंदर डाला तो रेड ट्यूब के अंदर भी वही एडीटीए आ जाएगा जो पर्पल ट्यूब के अंदर पाया जाता है। तो एक से ज्यादा ट्यूब में अगर ब्लड को डालना हो तो एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम लोग फॉलो करते हैं, यानी एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जिसमें अगर सबसे पहले ब्लू के अंदर ब्लड हम लोग डालते हैं, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, येलो के बाद लाइट ग्रीन और ग्रीन में डालते हैं, उसके बाद पर्पल, पिंक और ग्रे में डालते हैं। यानी एक ही ब्लड सैंपल को एक से ज्यादा भाग में डालना हो, रखना हो, तो हम लोग एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरिंज के बारे में इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ सिरिंज, उसके बाद देखेंगे सिरिंज का यूजेज क्या क्या है, और लास्ट में देखेंगे सिरिंज के किस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि सिरिंज होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। A plastic or glass tube with a needle that is used for making a small amount of blood out of the body or for putting drugs into the body। यानी एक प्लास्टिक या ग्लास का ट्यूब जिसमें नीडल अटैच हो, जो शरीर से खून को बाहर खींचता हो या फिर मेडिसिन को शरीर के अंदर डालता हो, उसे हम लोग सिरिंज कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिरिंज। सबसे छोटा और सबसे स्मॉल क्वांटिटी का जो सिरिंज आता है वो 1 ml का आता है। उसके बाद 2 ml का सिरिंज आता है, 3 ml का भी सिरिंज आता है, 3 ml के बाद 5 ml का सिरिंज आता है, 5 ml के बाद डायरेक्टली 10 ml का सिरिंज आता है, 10 ml के बाद डायरेक्टली 20 ml का सिरिंज आता है, 20 के बाद 30 ml का सिरिंज आता है, और 30 ml के बाद 50 ml का सिरिंज आता है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं सिरिंज का यूजेज क्या क्या है। 1 ml का जो सिरिंज होता है उससे हम लोग इंसुलिन सिरिंज भी करते हैं। जनरली इसका यूज इंसुलिन इंजेक्शन के लिए होता है, यानी शुगर के पेशेंट को जब इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है तो हम लोग 1 ml का सिरिंज यूज करते हैं। अगला है 2 ml, 3 ml से लेकर 30 ml तक का सिरिंज। इनका यूज हम लोग IM इंजेक्शन या IV इंजेक्शन देने के लिए करते हैं और बाकी अदर प्रोसीड्यूर के लिए भी करते हैं। याद रखें, IM इंजेक्शन अगर बाम में दे रहे हैं तो सिर्फ 2 ml का सिरिंज यूज करें, और अगर IM इंजेक्शन कमर में दे रहे हैं तो 5 ml से ज्यादा का सिरिंज यूज ना करें, इससे कम का ही सिरिंज यूज करें। क्योंकि कमर में अगर आप 10 ml के सिरिंज से सुई देते हैं तो 10 ml मेडिसिन कमर में होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए IM इंजेक्शन के लिए 5 ml या उससे कम का ही सिरिंज यूज करें। अगला है 50 ml का सिरिंज। 50 ml का सिरिंज हम लोग जनरली फीडिंग के लिए करते हैं। जब किसी पेशेंट को NG ट्यूब लगा हुआ हो तो NG ट्यूब के थ्रू फीडिंग के लिए हम लोग 50 ml का सिरिंज यूज करते हैं। और लास्ट है टॉमी सिरिंज। टॉमी सिरिंज का जो ये फ्रंट पार्ट होता है ये मोटा होता है। इस सिरिंज का यूज हम लोग इरिगेशन के लिए करते हैं या इवैक्यूएटिंग के लिए करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई मेडिकल प्रोसीड्यूर चल रहा होता है, उसमें किसी घाव का बैंडेज चल रहा होता है या किसी तरह का ड्रेसिंग चल रहा होता है, तो टॉमी सिरिंज की मदद से वहाँ पे हम लोग सलाइन से वॉश करते हैं और उसी सलाइन, गंदा सलाइन को जब बाहर निकालना होता है तो इस टॉमी सिरिंज का ही हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिरिंज के किस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिरिंज का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग प्लंजर कहते हैं, और प्लंजर जिस हॉलो ट्यूब में होता है उसको हम लोग बैरल कहते हैं, और नीडल का जो कवर करता है उसको हम लोग कैप कहते हैं। और ये रहा कैप विथ नीडल, यानी नीडल को कवर किए हुए है कैप, ठीक है। और ये जो फ्रंट में स्टील का होता है इसको हम लोग नीडल कहते हैं, और नीडल का भी 2-3 पार्ट है। ये जो पीछे का हिस्सा है इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। सबसे आगे जो नुकीला हिस्सा है उसको हम लोग बेवल कहते हैं, और ये छिद्र जो होता है यानी नीडल में जो छेद होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। अब आ जाइए नीडल के निचले हिस्से पे। यहाँ पे जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग नीडल हब कहते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का होता है इसको हम लोग रबर स्टॉपर कहते हैं। यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ होता है 1 ml, 2 ml, 5 ml वगैरह, इसको हम लोग स्केल कहते हैं। फिर पीछे सबसे लास्ट में जहाँ पे हम लोग अंगूठा रख के पुश करते हैं उसको थंब रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सिरिंज के बारे में, सिरिंज किस किस साइज में आता है और उसका यूज क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सरकारी टाइप ऑफ इंजेक्शन के बारे में, यानी इंजेक्शन कितने तरह का होता है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ पुटिंग अ ड्रग और सब्सटेंस अंडर द स्किन, यानी किसी दवाई को जब हम लोग स्किन के अंदर पुट करते हैं एक सिरिंज और नीडल की मदद से, तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इंजेक्शन कितने तरह का होता है। पहला है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जैसा कि इसका नाम है इंट्रामस्कुलर, तो इस इंजेक्शन को हम लोग मसल में देते हैं, और मसल में इस इंजेक्शन को 90 डिग्री पे देना है, यानी दिया जाता है। इसका एग्जांपल है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम लोग विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं 90 डिग्री पे। आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हम लोग स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। इस इंजेक्शन को 45 डिग्री पे दिया जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्शन को हम लोग 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर देते हैं। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को हम लोग स्किन के अंदर एक डर्मिस लेयर होता है उसके में देते हैं, और यह 50 डिग्री पे दिया जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है BCG। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हम लोग BCG का इंजेक्शन 15 डिग्री पे देते हैं और स्किन के डर्मिस लेयर में देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन को हम लोग वेन में देते हैं, और यह इंजेक्शन 15 से लेकर 30 डिग्री के बीच में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लोग हार्ट के अंदर देते हैं, या तो हार्ट के मसल में देते हैं या फिर हार्ट के वेंट्रिकल्स में देते हैं।
नेक्स्ट है इंट्राओसियस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लोग बोन मैरो में देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लोग जॉइंट के अंदर देते हैं या फिर जॉइंट के अगल बगल में जो कैविटी होता है उसके अंदर देते हैं। उसके बाद है इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन। जैसा कि इसका नाम में दिख रहा है आर्टियल, तो इस इंजेक्शन को हम लोग आर्टरी में देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को हम लोग पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होता है। हमारे पेट के जो कैविटी होता है जिसमें हम लोग का पेट और इंटेस्टाइन रहता है, उस कैविटी को ही हम लोग पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्राथेकल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लोग स्पाइनल कैविटी में देते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जिस इंजेक्शन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है उस इंजेक्शन को इंट्राथेकल इंजेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी दवाइयाँ हमारे शरीर में किस किस रास्ते से जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय व्हिच ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी वो रास्ता जिससे हमारे शरीर में दवाइयाँ जाती है उसी को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आइए आगे एक एक करके देखते हैं। पहला है ओरल, यानी मुंह के द्वारा, यानी जो दवाइयाँ हमारे मुंह के द्वारा जाती हैं उसे ओरल रूट कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का जनरल टैबलेट आ गया, सिरप आ गया। अगला रूट है सबलिंगुअल रूट। इसके अंदर हम टैबलेट को जीभ के नीचे रखते हैं। यहाँ पर एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, वहीं पर हम टैबलेट को रखते हैं, इसीलिए इस रूट को सबलिंगुअल रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट और इग्रोटेमाइन टैबलेट। ये दोनों टैबलेट सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है बकल रूट। बकल रूट में हम मेडिसिन को चिक्स और गम्स के बीच में रखते हैं, यानी जहाँ पर हम लोग टॉफी खाते हैं वहीं पे हम लोग दवाई को रखते हैं। इस दोनों साइड में किसी साइड भी रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोकोर्टिसिन बकल टैबलेट। ठीक है। अगला है इनहेलेशन रूट। इसमें हम लोग नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा मेडिसिन को इनहेल करवाते हैं। पहले हम लोग मेडिसिन को वेपर के फॉर्म में बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग मेडिसिन को इनहेल करवाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल्बुटिरोल। अगला रूट है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में हम लोग मेडिसिन को स्किन के ऊपर लगाते हैं। इसमें जनरली लोशन आता है, किसी भी तरह का जेल आ गया, पाउडर आ गया, यही सब आता है इस टॉपिकल रूट में। टॉपिकल रूट में टैबलेट तो जाएगा नहीं, लोशन जेल वगैरह ही जाएगा, पाउडर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल में हम लोग रेक्टम के द्वारा मेडिसिन को देते हैं। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सपोजिटरी। और एनिमा के थ्रू भी अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको भी हम लोग रेक्टल रूट में ही रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्यूकोलेक्स टैबलेट और बिसालेक्स, जो कि एनिमा के रूप में दिया जाता है। अगला है वेजाइनल रूट। वेजाइनल रूट में हम लोग किसी भी तरह का दवाई वेजाइना के थ्रू देते हैं। ठीक है। इसमें आ गया क्लोट्रीमाजोल। ये बेस्ट एग्जाम्पल है वेजाइनल रूट का। इसमें क्लोट्रीमाजोल टैबलेट को हम लोग वेजाइना के अंदर रखते हैं। ठीक है। अगला है यूरेथ्रल रूट, यानी इसमें हम लोग मेडिसिन को यूरेथ्रा के थ्रू देते हैं, यानी यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग मेडिसिन को अंदर डालते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल्प्रोस्टाडिल यूरेथ्रल सपोजिटरी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है यूरेथ्रल रूट का। नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट। जितने भी तरह का इंजेक्शन आता है, आईवी, आईएम, इंट्राडर्मल, ये सब इंजेक्शन हम लोग पेरेंट्रल रूट के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, यानी जितने भी तरह के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, उनको हम लोग किस किस तरह के डस्टबिन में रखते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट होता है जो डायग्नोसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है,
ह्यूमन और एनिमल्स के, ठीक है। बायोमेडिकल कचरा मनुष्य और जानवरों के निदान और उपचार और टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलर वेस्ट से अलग होता है, यानी हमारे घर में जो कचरा पाया जाता है उससे बायोमेडिकल वेस्ट अलग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को कितने तरीके से बांटा गया है, यानी कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को 8 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। और वो है इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि संक्रमित या दूषित वेस्ट है, ठीक है। यानी किसी भी तरह का कचरा जो संक्रमित हो या दूषित हो उसको हम लोग इन्फेक्शियस वेस्ट बोलेंगे। अगला है शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि कोई किसी भी तरह का कचरा जो नुकीला हो, जैसे कि नीडल्स हो गया, स्कैल्पेल्स हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, रेजर वगैरह हो गया, ये सब शार्प वेस्ट के अंदर आएगा। अगला है पैथोलॉजिकल वेस्ट, इसमें हम लोग ह्यूमन और एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को रखते हैं और उसके फ्लूइड, यानी कि ह्यूमन और एनिमल को फ्लूइड पाया जाता है उसको भी हम लोग पैथोलॉजिकल वेस्ट में रखते हैं। ब्लड जो पाया जाता है ह्यूमन में उसको भी हम लोग पैथोलॉजिकल वेस्ट में ही रखते हैं। अगला है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल से आप समझ रहे होंगे दवाइयां के बारे में बताया गया है। अनयूज्ड ड्रग्स होता है जो एक्सपायर हो चुका है, या क्रीम्स जो एक्सपायर हो चुका है, वो उन सब को हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर रखेंगे। अगला है जेनेटिक्स वेस्ट, यानी वो वेस्ट, यानी कि जो दवाइयां वगैरह जो जहरीला हो चुका है, यानी कि जहरीला बहुत सारा दवाई आता है जो मतलब काम का नहीं है, उसको हम लोग जेनोटॉक्सिक वेस्ट में रखेंगे। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी उस तरह का वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता हो। 7 नंबर पे है केमिकल वेस्ट, यानी उस तरह का वेस्ट जिसमें केमिकल पाया जाता हो, मतलब खतरनाक केमिकल पाया जाता हो, जैसे कि बैटरी के अंदर, बहुत सारा मशीन के अंदर भी डेंजरस केमिकल्स होता है, बहुत सारा ये डिसइंफेक्टेंट भी आता है, यानी कि जो जिसका हम लोग स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, उन वेस्ट को भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के ही अंदर रखते हैं। और 8वां है अदर वेस्ट, जनरल वेस्ट, यानी ऊपर 7 में जो नहीं आया है वो 8वें में आएगा, मतलब जो भी बचा हुआ है वो सब अदर जनरल वेस्ट के अंदर आएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन वेस्ट्स को हम लोग किस किस डस्टबिन में रखते हैं, ठीक है। पहला है येलो डस्टबिन। तो येलो डस्टबिन में हम लोग ह्यूमन टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को रखेंगे, ऑर्गन्स को रखेंगे, बॉडी पार्ट्स, उन बॉडी पार्ट्स को रखेंगे जो मतलब हमारे शरीर से अलग कर दिया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद है फेटस बिलो वायबिलिटी पीरियड, यानी कि जो बच्चा 20 सप्ताह के अंदर किसी तरह से जन्म ले लिया है, यानी किसी तरह का मिसकैरेज हुआ है या किसी तरह से एबॉर्शन हुआ है, उन बच्चों को भी हम लोग येलो डस्टबिन में ही रखते हैं, ठीक है। अगला है प्लासेंटा, यानी कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। प्लासेंटा को हम लोग किस डस्टबिन के अंदर रखेंगे, तो येलो डस्टबिन के अंदर रखेंगे। उसके बाद है सॉइल वेस्ट, इसमें जैसे ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसिंग वगैरह जो गंदा ड्रेसिंग, प्लास्टर जो हम लोग काटते हैं पेशेंट के हाथ या पैर से, यानी जहाँ भी प्लास्टर लगा हुआ होता है उसको भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर है कॉटन स्वैब्स, यानी कि कॉटन का जो गौज होता है वो सब भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर आ गया उन तरह का बैग जो जिसमें ब्लड लगा हुआ हो या ब्लड का कोई कंपोनेंट लगा हुआ हो या किसी तरह का गंदा हो, उन तरह के बैग्स को भी, पाउच को भी येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर आ गया एक्सपायर्ड मेडिसिन और डिस्कार्डेड मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने जिस दवाई को मतलब मना कर दिया होगी ये बेकार दवाई है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया, ग्लास और प्लास्टिक का एम्पुल्स हो गया, ब्लड बैग हो गया, लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो गया, यानी कि जो वैक्सीन का वाइल एक्सपायर हो गया हो या फिर वैक्सीन देने के बाद जो खाली एम्पुल बचा हो, डब्बा बचा हो, उसको भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। अगला है रेड डस्टबिन, यानी लाल डस्टबिन। इसके अंदर हम लोग ट्यूब्स वगैरह रखेंगे, यानी जो ट्यूब्स हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि कैथेटर हो गया, सक्शन ट्यूब हो गया वगैरह वगैरह। फिर बोतल्स हो गया, यानी कि कांच का जो बोतल्स होता है उसको भी हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर आईवी ट्यूब हो गया, आईवी सेट हो गया, ये सब जो यूज होने के बाद हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर इसमें जितने भी तरह का कैथेटर आता है उसको भी हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। यूरिन बैग को भी हम लोग रेड बैग के ही अंदर रखेंगे। सिरिंज आ गया जिसमें नीडल लगा हुआ नहीं हो, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेड डस्टबिन में हम लोग उसी सिरिंज को रखेंगे जिसमें नीडल लगा हुआ नहीं हो, ठीक है। फिर आ गया वैक्यूम टेनर्स, यानी उसमें जिसमें हम लोग ब्लड लेते हैं सैंपल जांच वगैरह जांच करने के लिए, और उसके बाद उसको हम लोग डिस्कार्ड की डस्टबिन में करते हैं, तो रेड डस्टबिन के अंदर करते हैं, ठीक है। अगला है व्हाइट डस्टबिन, यानी उजला डस्टबिन।
इसमें हम लोग 7 मेटल्स रखते हैं, ठीक है, जैसे कि नीडल्स हो गया, सिरिंज विद फिक्स नीडल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें उसी सिरिंज को रखेंगे जिसमें नीडल फिक्स हो, यानी बहुत सारा ऐसा सिरिंज आता है जिसका नीडल हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, उस तरह के सिरिंज को हम लोग व्हाइट डस्टबिन के अंदर रखेंगे। अगला हो गया नीडल फ्रॉम नीडल टिप कटर, यानी आप लोग हॉस्पिटल में देखते हो कि नीडल को काटने वाला एक मशीन आता है और नीडल कट जाने के बाद उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उन इकट्ठा नीडल को भी हम लोग व्हाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। स्कालपेल हो गया, इसको भी हम लोग व्हाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। और भी अदर तरह का ब्लेड जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसको भी हम लोग व्हाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर आ गया हॉस्पिटल में जितना तरह का अलग तरह का मेटल होता है, माने शार्प मेटल जो होता है, नुकीला मेटल, उसको हम लोग व्हाइट डस्टबिन के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लू डस्टबिन, यानी नीला डस्टबिन। इसमें हम लोग ग्लास वेयर रखेंगे, जैसे कि टूटा हुआ ग्लास या गंदा ग्लास, ठीक है। फिर मेडिकल स्लाइड्स और एम्पूल्स रखेंगे, यानी मेडिकल में जो वायल आता है, एम्पूल आता है, जिसको हम लोग यूज कर चुके हैं, उसको भी हम लोग ब्लू डस्टबिन में ही रखेंगे। फिर स्लाइड्स आ गया, जिसमें हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, उन स्लाइड्स को भी हम लोग ब्लू डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर मेटालिक शार्प इम्प्लांट्स आ गया, यानी इसमें वो सब आएगा जैसे किसी का हड्डी टूट गया हो और वहाँ पे रड लगा हो स्टील का, या बॉडी के किसी अदर पार्ट्स में रड वगैरह लगा हो स्टील वाला, और उसको हम लोग जब बॉडी से निकाल देते हैं तो उसको हम लोग ब्लू डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईवी कैनुला के बारे में, जिसे हम लोग इंट्रा कैथेटर भी कहते हैं, यानी इंट्रा कैट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रा कैट्स के पार्ट्स के बारे में, साइज के बारे में, कौन कौन से कलर में आता है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है और किस रेट से लिक्विड फ्लो करता है, और उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आईवी कैनुला होता क्या है। तो आईवी कैनुला में आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस और कैनुला का मतलब होता है कैनल और पाइप। तो आईवी कैनुला एक पतला सा ट्यूब होता है जो शरीर के नसों में लगाया जाता है, जिससे कि जरूरी मेडिसिन हमारे शरीर में पहुंचाया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि इससे हम इंसर्ट कितने डिग्री पे करते हैं। तो आईवी कैनुला को हम लोग 15 से 25 डिग्री पर वेन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका पर्पज होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब इसका यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से कैनुला कितने साइज में आता है। तो सबसे पहले है 14 गॉज का कैनुला, G4 गॉज होता है। तो 14 गॉज का कैनुला ऑरेंज कलर में आता है। 14 के बाद 16 गॉज का कैनुला आता है जो कि ग्रे कलर में होता है। उसके बाद 17 गॉज का कैनुला आता है जो कि व्हाइट कलर में होता है। 18 गॉज का कैनुला ग्रीन कलर में आता है। 20 गॉज का कैनुला पिंक कलर में आता है। 22 गॉज का कैनुला ब्लू कलर में आता है। 24 गॉज का कैनुला येलो कलर में आता है। 26 गॉज का कैनुला पर्पल कलर में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से कैनुला का क्या यूज है। तो पहले हम लोग देखेंगे 14 गॉज का कैनुला। 14 गॉज का कैनुला चूंकि ऑरेंज कलर में आता है और इसका नीडल का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 2 mm होता है, यानी जितना भी कैनुला आता है उसमें सबसे मोटा नीडल 14 गॉज के कैनुला का ही होता है। और इसका लेंथ 45 mm होता है। फ्लो रेट 250 mm पर मिनट होता है, यानी कि इसका फ्लो रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका यूज हम लोग सर्जरी के दौरान करते हैं। अगर हम लोग को फ्लूइड चढ़ाना हो और जल्दी जल्दी चढ़ाना हो तो इसका यूज करते हैं। ब्लड चढ़ाना हो और ब्लड को बहुत फास्टली चढ़ाना हो तो इसका यूज करते हैं। अगला है ग्रे कैनुला जो कि 16 गॉज का होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm होता है। लेंथ 45 mm यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का होता है। फ्लो रेट 180 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज हम लोग सर्जरी के दौरान करते हैं। फ्लूइड को जल्दी जल्दी देना हो पेशेंट को तब करते हैं। ब्लड को फास्टली चढ़ाना हो उस केस में भी करते हैं। अगला है 17 गॉज का कैनुला जो कि व्हाइट कलर में आता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 mm का आता है। फ्लो रेट 142 ml पर मिनट होता है। और नीडल का लेंथ यानी ये वाला लेंथ 45 mm होता है।
और इसका यूज मेजर सर्जरी में करते हैं। रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी फ्लूइड को जल्दी जल्दी देना हो पेशेंट को, और ठीक उसी तरह ब्लड को भी अगर जल्दी चढ़ाना हो, फास्टली देना हो, तो इस कैनुला का यूज करते हैं। अगला है ग्रीन कैनुला यानी 18 गॉज का कैनुला। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 mm का होता है, यानी नीडल का डायमीटर 1.3 mm होता है। लेंथ 45 mm होता है, ठीक है। और फ्लो रेट 90 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज मेजर सर्जरी में करते हैं, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में करते हैं, और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जल्दी जल्दी अगर फ्लूइड देना हो, ब्लड देना हो, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला है पिंक कैनुला यानी 20 गॉज का कैनुला। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm होता है और लेंथ 32 mm होता है। फ्लो रेट 67 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज हम लोग IV फ्लूइड यानी कि NS DNS वगैरह देने में करते हैं, और ड्रग देने में करते हैं यानी मेडिसिन चढ़ाने। फ्लो रेट 67 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज हम लोग IV फ्लूइड यानी कि NS DNS वगैरह देने में करते हैं, और ड्रग देने में करते हैं यानी मेडिसिन चढ़ाने में नस के द्वारा करते हैं। इसे हम लोग यूनिवर्सल कैनुला कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगला है 22 गॉज का कैनुला यानी ब्लू कैनुला। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है नीडल का वो 0.9 mm होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से कम। और नीडल का लेंथ 25 mm होता है, यानी ए वाला लेंथ 25 mm होता है। फ्लो रेट 42 ml पर मिनट होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और इसका यूज हम लोग IV फ्लूइड देने के लिए करते हैं और मेडिसिन चढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इस कैनुला का जनरली जो यूज होता है वो बच्चे के केस में होता है, वुमेन के केस में होता है यानी औरतों के केस में होता है, और ओल्ड एज ग्रुप में भी होता है जैसे एजेड पर्सन के लिए। अगला है 24 गॉज का कैनुला, ठीक है। 24 गॉज का कैनुला येलो कलर में आता है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm होता है, ठीक है। और इसका जो नीडल का लेंथ होता है वो 19 mm होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और इसका फ्लो रेट 23 ml पर मिनट होता है, ठीक है। और इसका जो यूज हम लोग करते हैं IV फ्लूइड देने के लिए करते हैं, ठीक है। ड्रग चढ़ाने के लिए करते हैं नसों के द्वारा। और इस कैनुला का यूज जनरली नियोनेट्स यानी कि नवजात शिशु के लिए होता है, और पीडियाट्रिक के केस में होता है यानी बच्चा के केस में होता है, जो कि बच्चा बहुत छोटा हो उस केस में होता है। अगला है पर्पल कैनुला। इसका जो साइज होता है 26 गॉज का होता है, और ये बहुत ही कम यूज होता है। और इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो नीडल का होता है वो 0.6 mm होता है। लेंथ 19 mm होता है नीडल का लेंथ, ठीक है। फ्लो रेट 10 ml पर मिनट होता है। यूजेज जो होता है IV फ्लूइड को देने के लिए करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के केस में करते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज हम लोग इसका नया बच्चा जब जन्म मतलब कि नया नया बच्चा जब जन्म लेता है, अभी अभी जस्ट जो जन्म लिया उस केस में करते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, ओनली 0.6 mm होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैनुला के किस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। अगर हम लोग इसका इस साइड से चलें तो सबसे पीछे एक लगा होता है कैप, जिसको हम लोग स्टॉपर कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चेम्बर होता है जिसको हम लोग फ्लैशबैक चेम्बर कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हब नीडल होता है, यानी नीडल से कनेक्ट एक हब होता है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर में भी एक कैप लगा होता है जिससे भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, और इसको ल्यूअर पोर्ट कहते हैं, ल्यूअर पोर्ट कैप कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नीडल से एक V शेप में जो हाउजिंग कनेक्ट होता है, इसको हम लोग हाउजिंग कैथेटर कहते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीडल होता है, नीडल को कैथेटर कहते हैं। और नीडल का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हाइपोडर्मिक नीडल कहते हैं। और ये नीडल एक कैप से कवर होता है, उस कैप को हम लोग प्रोटेक्टिव कैप कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इसका साइज को कैसे याद रखेंगे उसके लिए कुछ फार्मूला बनाएंगे। जैसे हम लोग अर्थ को ले लें तो सबसे अर्थ के सबसे सेंटर में लावा पाया जाता है,
उसके ऊपर मिट्टी पाया जाता है, उसके ऊपर ग्रास होता है, ग्रास के ऊपर फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर स्काई होता है यानी आकाश होता है, उसके ऊपर सन होता है और सन के ऊपर कॉस्मोस रेज होता है। तो लावा में चले तो लावा होता है ऑरेंज कलर का यानी 14 गॉज का कैनुला ऑरेंज कलर का होता है। सॉइल को देखें तो ये होता है ग्रे कलर का यानी 16 गॉज का कैनुला, ये होता है ग्रे कलर का। ग्रास को देखें तो ये ग्रीन कलर का होता है यानी 18 गॉज का कैनुला ग्रीन कलर का होता है। हम लोग फ्लावर को देखें तो जनरली ये पिंक कलर का होता है यानी 20 गॉज का कैनुला पिंक कलर का होता है। उसके ऊपर हम लोग चलें तो स्काई को देखें तो ये ब्लू कलर का होता है यानी 22 गॉज का कैनुला ब्लू कलर का होता है। उससे ऊपर हम लोग चलें तो सन को देखें तो ये येलो कलर का होता है यानी 24 गॉज का कैनुला येलो कलर का होता है। उसके ऊपर हम लोग चलें तो कॉस्मोस रेज को देखें तो ये पर्पल कलर का होता है यानी 26 गॉज का कैनुला पर्पल कलर का होता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे कैनुला का साइज बढ़ेगा गॉज में वैसे वैसे कैनुला का फ्लो रेट, नीडल का लेंथ और नीडल का एक्सटर्नल डायमीटर कम होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम लोग कैनुला का साइज बढ़ाएंगे कैनुला का जो फ्लो रेट है वो कम होगा, नीडल का साइज कम होगा और नीडल का डायमीटर भी यानी कि नीडल जो है वो पतला होते चला जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट हमें जरूर करें। धन्यवाद। यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले नंबर पे है आईसीयू बेड। आईसीयू बेड का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट बेड, डिजाइन्ड टू प्रोवाइड केयर फॉर सीवियरली इल पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। यानी इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गंभीर रूप से बीमार जो रोगी हैं उनको इस पे सुलाकर यानी इस पे लेटाकर उनकी देखभाल की जा सके। दे आर फ्लेक्सिबल इन हाइट, लेंथ एंड टेंडर बर्थ पोजीशन। यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं यानी इसकी हाइट को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेंथ को यानी लंबाई को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है और टेंडर बर्थ पोजीशन भी इस बेड के ऊपर दिया जा सकता है। टेंडर बर्थ पोजीशन का मतलब होता है कि पेशेंट के सर को अगर आप नीचे रखना चाहें और पैर को ऊपर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर आप पोजीशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पे पोजीशन के ऊपर एक फुल वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिरिंज पंप। A syringe pump is also known as syringe drive, यानी कि syringe pump को हम लोग syringe drive के नाम से भी जानते हैं। It is an infusion pump that delivers a small amount of fluid, drugs or nutrients to a patient intravenously at controlled rate। यानी कि जब हम लोग को पेशेंट को कंट्रोल रेट पे दवाई देना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिरिंज होता है उसमें हम लोग दवाई को पहले लोड करते हैं या फिर किसी तरह के फ्लूइड को पहले लोड करते हैं। और कंट्रोल रेट का मतलब हो गया कि अब मान लीजिए आपको 5 ml पर आवर देना है या फिर 3 ml पर आवर देना है, तो यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं उनके मदद से हम लोग सेट कर देते हैं कि 5 ml पर आवर पेशेंट को जाना चाहिए, तो यह मशीन 5 ml पर आवर ही डिलीवर करेगा। याद रखिएगा इसमें हम लोग सिरिंज का मदद लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप। An infusion pump is a medical device that delivers fluid such as nutrients, medication into a patient body in controlled amount। पीछे हम लोगों ने देखा सिरिंज पंप के बारे में, इसमें भी कंट्रोल रेट से ही दवाई दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप, इसमें भी कंट्रोल रेट से ही दवाई दिया जाता है, बट दोनों में अंतर है। सिरिंज पंप के अंदर हम लोग सिरिंज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो इन्फ्यूजन पंप है इसमें किसी तरह का सिरिंज यूज नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई लिक्विड है उसको आपने आईवी स्टैंड में टांग दिया, उससे आप लोगों ने आईवी लाइन को जोड़ा यानी कि आईवी सेट को जोड़ा और पेशेंट के अंदर कैनुला के थ्रू लगा दिया। अब क्या होगा कि जो आईवी पंप होता है यानी आईवी सेट होता है उसके पाइप को इस मशीन के थ्रू पास करेंगे और यहाँ पर मैनुअली हम लोग ऐड कर देंगे कि 5 ml या 10 ml कितना जाना है, तो उतना ही पेशेंट के अंदर जाएगा। बस अंतर यह है कि इसमें किसी तरह का सिरिंज यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आईवी स्टैंड। An IV stand is also known as intravenous pole. It is a medical device used to hang IV fluid bags for delivers fluid to patient। यानी IV stand के ऊपर हम लोग फ्लूइड बैग या फ्लूइड या किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स हो गया जो IV सेट के थ्रू जाएगा या फिर ब्लड हो गया, इन सबको हैंग करने के लिए यानी टांगने के लिए यूज करते हैं।
याद रखिएगा सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप को भी इसके ऊपर सेट किया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं एक इन्फ्यूजन पंप सेट किया हुआ है। नेक्स्ट है नेबुलाइजर मशीन। A nebulizer machine is a device that turns the liquid medicine into mist, which is then inhaled through a mouthpiece or a mask। यानी कि नेबुलाइजर मशीन जो होता है वो लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट यानी भाप में बदल देता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि एक माउथपीस को लगाया जाता है मुंह के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं यह मुंह और नाक दोनों के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू वह भाप हमारे फेफड़े में पहुँचता है। नेक्स्ट है ब्लड वार्मर। A blood warmer is used to warm blood or other fluids, minimizing the risk of hypothermia। यानी कि ब्लड वार्मर में ब्लड को वार्म किया जाता है और अदर किसी तरह का फ्लूइड है उसको भी वार्म किया जाता है, ताकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया ना हो, यानी कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो घटे नहीं, यानी कि नॉर्मल से नीचे ना जाए। इसमें हम लोग करते क्या है, जो ये मशीन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो आईवी लाइन होता है यानी आईवी सेट या बीटी सेट है, उसका जो पंप होता है इसके थ्रू हम लोग पास करते हैं, और जब पास होता है तो किसी भी तरह का फ्लूइड गर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक कार्ट है जिसको हम लोग क्रैश कार्ट, कोड कार्ट या मैक्स कार्ट भी बोलते हैं। एक क्रैश कार्ट इज ए सेट ऑफ प्रेस ड्राइवर स्लेव्स ऑन व्हील्स यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन इक्विपमेंट्स एट द साइट ऑफ मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज। यानी कि यह एक सेट ऑफ ट्रेज है, ड्रावर्स है, यानी कि इसमें एक ट्रे होता है, कुछ ड्रावर्स होते हैं जिसमें मेडिसिन या इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कैंची वगैरह, दवाई वगैरह होते हैं, और कुछ यहाँ पर देख रहे हैं स्नेप्स भी लगे हुए होते हैं जो कि एक चक्की के ऊपर फिक्स हुआ होता है। यानी कि जब आपको दवाई या फिर किसी तरह का इक्विपमेंट्स ले जाना हो इमरजेंसी के कंडीशन में, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। A suction machine is a medical device used to eliminate fluids or gases like mucus, vomit, blood, saliva, serum or other secretions from the body cavities of a patient। यानी कि सक्शन मशीन करता क्या है, मदद करता है गैसेस को रिमूव करने में, म्यूकस को रिमूव करने में, वोमिट को, ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, सेरम हो गया, और अदर किसी तरह का जो सिक्रेशन हमारे बॉडी से निकलता है इलाज के दौरान उसको यह रिमूव करता है। यह सक्शन मशीन होता है, इसमें पाइप जुड़ा होता है, पाइप के द्वारा यह बॉडी कैविटी में हम लोग उस पाइप को डालते हैं जहाँ पर सिक्रेशंस वगैरह होता है, और उसको यह अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पर 2 वैक्यूम चेंबर होते हैं, उसमें आके वह सिक्रेशंस जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। An oxygen concentrator is a medical device that separates nitrogen from air to produce 95% pure oxygen। यानी कि एक डिवाइस है जो कि हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और 95% प्योर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यह मशीन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन को नहीं पहुँचाया जा सकता है। कोरोना के समय इसका काफी यूज हुआ था और इसका डिमांड भी काफी था कोरोना के समय। नेक्स्ट है ईसीजी मशीन, जिसको हम लोग ईकेजी मशीन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसका फुल फॉर्म होता है। ईसीजी और ईकेजी मशीन्स रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यह रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर कहते हैं पेशेंट का ईसीजी करना है तो इसी मशीन की मदद से पेशेंट का ईसीजी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। ए ग्लूकोमीटर और ब्लड शुगर मीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड, यानी कि ग्लूकोमीटर को हम लोग ब्लड शुगर मीटर भी कहते हैं, जो कि मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, यानी कि यह ग्लूकोज को मेजर करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब हम लोग को शुगर का जांच करना होता है तो इसी को मशीन को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर, यूज टू सी वाइटल्स ऑफ पेशेंट लाइक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स etc। यानी कि पेशेंट के वाइटल्स को जब हम लोग को एक मॉनिटर पे दिखाना होता है तो इस कार्डियक मॉनिटर का यूज करते हैं, जिसको आईसीयू मीटर भी कहा जाता है। काम कैसे करता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक पल्स ऑक्सीमीटर अटैच है, ये जो बीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ होता है वो अटैच है, रिस्पायरेशन लीड अटैच है, ये टेम्परेचर लीड अटैच है। ये सब करता क्या है, तो पेशेंट के ऊपर इन सबको अटैच किया जाता है जो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, और मॉनिटर पर वह बताता है कि पेशेंट के वाइटल्स क्या क्या हैं,
ब्लड प्रेशर बताता है, रिस्पायरेशन बताता है, पल्स बताता है, टेम्परेचर भी बताता है, यही सब वाइटल्स बताता है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। यह आईसीयू का बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। A ventilator, sometimes called mechanical ventilator, is a machine that helps you breathe when you are sick, injured or sedate for an operation. यानी कि वेंटिलेटर, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर भी बोलते हैं, एक मशीन होता है जो मदद करता है पेशेंट को ब्रीथ करने में, यानी कि सांस लेने में मदद करता है। जब पेशेंट बीमार हो, इंजर्ड हो या फिर बेहोशी के हालत में हो, उस समय यह मदद करता है। It pumps oxygen-rich air into your lungs. It also helps you breathe out carbon dioxide, a harmful-based gas your body needs to get rid of. यानी कि यह ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर पुश करता है, पंप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है बाईपैप मशीन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। A BiPAP machine is a non-invasive ventilator that helps people breathe. It is used to treat medical problems that make it hard to breathe. यानी कि यह एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है जो कि मदद करता है पेशेंट को ब्रीथ करने में, यानी कि सांस लेने में। यह हम लोग उस समय यूज करते हैं जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो। नेक्स्ट है एयर मैट्रेस। An air mattress are used to prevent pressure injury, also known as bed sores, in patients who are confined to bed for more than 15 hours a day. यानी कि एयर मैट्रेस मदद करता है प्रेशर इंजरी को कम करने में, जिसको हम लोग बेड सोर भी कहते हैं। यह बेड सोर होता क्यों है? तो मान लीजिए कोई पेशेंट एक दिन में 15 आवर से ज्यादा बेड पे लेटा हुआ हो, तो उसको बेड सोर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस समय एयर मैट्रेस का यूज करके उस बेड सोर को कम किया जा सकता है। Next है vein viewer. Vein viewers, also known as vein finders, are used to locate veins for procedures like blood draws, IV catheter placement and phlebotomy. यानी कि vein viewer का यूज हम लोग उस समय करते हैं जब पेशेंट का हम लोग को वेन नहीं मिल रहा हो और वेन को हम लोग को लोकेट करना हो, ताकि IV कैथेटर लगाया जा सके, ब्लड को निकाला जा सके और phlebotomy का प्रोसीड्यूर्स किया जा सके। Next है laryngoscope. A laryngoscope is a small handheld tool that allows a doctor to examine the voice box, जिसको हम लोग larynx भी बोलते हैं, vocal cords, facilitating the endotracheal intubation etc. यानी कि laryngoscope का यूज डॉक्टर तब करते हैं जब डॉक्टर को वॉइस बॉक्स को एग्जामिन करना हो, वोकल कॉर्ड्स को एग्जामिन करना हो या फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना हो, यानी ईटी ट्यूब पेशेंट को लगाना हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर। नीडल कटर हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय और मेल्ट द नीडल एंड मैकेनिकली कट्स द सिरिंज इमीडिएटली आफ्टर यूज। यानी कि नीडल कटर मदद करता है जो नीडल होता है उसको पिघलाने में, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो सिरिंज होता है उसको भी यह नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है एम्बू बैग। It is a handheld medical tool used to provide manual ventilation to patients who are having trouble breathing. यानी कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो कि मदद करता है मैनुअल वेंटिलेशन देने में पेशेंट को जब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो। नेक्स्ट है डीवीटी पंप। A DVT pump is a pneumatic compression device that prevents deep vein thrombosis while improving blood flow in the limbs and preventing blood clots. यानी डीवीटी एक कंप्रेशन डिवाइस है, यानी कि दबाने वाला डिवाइस है जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कम करने में मदद करता है, या फिर कह सकते हैं खत्म करने में मदद करता है। कैसे काम करता है? तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है लिम्स में। लिम्स का मतलब हमारा हाथ पैर हो गया, तो हमारे हाथ पैर में यह ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। नेक्स्ट है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यह मदद करता है। यह 3 तरीके का आता है। पहला हो गया डिजिटल वाला, जो कि घर में ज़्यादा यूज होने लगा है अभी के डेट में, और यह हो गया मरकरी वाला दूसरा, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत लंबे समय से इसी का यूज हो रहा है। और थर्ड हो गया एंड्रॉयड, जिसका कि यूज बहुत कम लोग करते हैं पर मार्केट में यह भी पाया जाता है।
तो दोस्तों आईसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार दे मेंटल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्यूब और कैथेटर के बारे में। ट्यूब और कैथेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है और उसके यूजेज क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बॉडी में इंसर्ट कैसे किया जाता है और कौन से ट्यूब और कैथेटर को कब और क्यों यूज किया जाता है। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है फॉलिक कैथेटर। फॉलिक कैथेटर यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो लैटेक्स, सिलिकॉन और टेफ्लॉन से बना होता है। इसे यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। इसमें 2 ल्यूमेन पाया जाता है। पहला ल्यूमेन का यूज हम लोग यूरिन को ड्रेन करने के लिए करते हैं और दूसरा ल्यूमेन का यूज हम लोग बैलून को फुलाने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो आप 2 ल्यूमेन देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला ल्यूमेन है उसका यूज हम लोग यूरिन ड्रेनेज के लिए करते हैं और दूसरा ल्यूमेन का यूज हम लोग इस बैलून को फुलाने के लिए करते हैं। इसलिए यह बैलून फुला हुआ नहीं होता है। इसको यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के बाद डिस्टिल वाटर लेके सिरिंज के थ्रू इसके थ्रू डाला जाता है, जिससे यह बैलून फूल जाता है। बैलून को फुलाने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, ना कि नॉर्मल सलाइन का। दोस्तों यह एक अर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिनको स्क्रैच करने पर आपको 5 रुपए से लेकर 50 ना कि नॉर्मल सलाइन का। नेक्स्ट है 3-वे फॉलिक कैथेटर। इस फॉलिक कैथेटर में 3 ल्यूमेन पाया जाता है। पहला यूरिन ड्रेनेज के लिए, दूसरा बैलून को फुलाने के लिए और तीसरा ब्लैडर इरिगेट करने के लिए। यह भी एक फॉलिक कैथेटर ही है, बट इसमें 3 ल्यूमेन है, 1, 2 और यह 3। एक का यूज हम लोग यूरिन को ड्रेन करने के लिए करते हैं, दूसरे का यूज हम लोग इस बैलून को फुलाने के लिए करते हैं, तीसरा का यूज हम लोग ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए करते हैं, यानी ब्लैडर इरिगेशन के केस में करते हैं। नेक्स्ट है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। इस कैथेटर को एब्डोमेन यानी पेट पर अम्लाइकस के नीचे सीजर लगाकर यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं। यानी किसी वजह से हम लोग फॉलिक कैथेटर का यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में अम्लाइकस यानी नाभि के नीचे एक इंसिजन लगाकर यानी एक कट लगाकर यूरेथ्रा में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं ताकि यूरिन को ड्रेन कर सके। इसका इस्तेमाल भी यूरिन ड्रेनेज के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है मैलेकोट कैथेटर। इसके टिप पर मशरूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे मशरूम कैथेटर भी कहते हैं। मशरूम कैथेटर यानी मशरूम स्ट्रक्चर ही इसे ब्लैडर में रोक के रखती है। यानी इसके टिप पे जो ये मशरूम स्ट्रक्चर है, यही इसको ब्लैडर के अंदर रोक के रखती है। इसे रेनल पेल्विस में नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए परक्यूटेनियस रूट से भी रखते हैं। यानी नेफ्रोस्टोमी के केस में सर्जरी के दौरान इसे रेनल पेल्विस में रखते हैं यूरिन को ड्रेन करने के लिए। और किस रूट से रखते हैं? परक्यूटेनियस रूट से, यानी कि इंसिजन लगाकर, कट लगाकर हम लोग इसका इंसर्ट करते हैं। तो नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज क्या होता है, आप इसको यहाँ पे देखिए। नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज इज ए प्रोसीड्यूर टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम योर किडनी यूजिंग अ कैथेटर। यानी नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज में हम लोग यूरिन को ड्रेन करते हैं, बाहर निकालते हैं किडनी से कैथेटर का यूज करके। और कौन सा कैथेटर? तो ये मैलेकोट कैथेटर का यूज भी हम लोग उस केस में करते हैं। नेक्स्ट है K90 कैथेटर, जिसको हम लोग सिंगल ल्यूमेन कैथेटर भी कहते हैं। यह वन टाइम यूज कैथेटर है यूरिन ड्रेनेज के लिए। यानी इसका यूज हम लोग वन टाइम करते हैं, यानी सिंगल यूज है। यानी जब हमको यूरिन ड्रेन करना हो तो इस कैथेटर को यूज करते हैं और यूरिन ड्रेन करने के बाद इस कैथेटर को हम लोग फेंक देते हैं, दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आईवी कैनुला यानी इंट्रावेनस कैनुला। आईवी कैनुला का यूज वेन में फ्लूइड, ब्लड और ड्रग्स को एडमिनिस्टर यानी चढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ केस में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यह अलग अलग साइज में आता है, जैसे 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G और 26G। यहाँ पर G का मतलब गॉज होता है। जैसे जैसे कैनुला का साइज बढ़ेगा यह नीडल का मोटाई कमता जाएगा। अगर आप कैनुला पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो कैनुला के ऊपर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंट्रावेनस सेट यानी आईवी सेट।
आईवी सेट का यूज हम लोग फ्लूइड को एडमिनिस्टर यानी चढ़ाने के लिए करते हैं। यानी कि जब हमको फ्लूइड चढ़ाना होता है तो आईवी ये जो सेट होता है इसको हम लोग आईवी सेट कहते हैं। याद रखा आता है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है माइक्रो ड्रिप सेट। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यानी बीटी सेट। बीटी सेट का यूज ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी हमको ब्लड चढ़ाना हो या ब्लड प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा चढ़ाना हो, प्लेटलेट चढ़ाना हो, उस केस में हम लोग बीटी सेट का यूज करते हैं। यह आईवी सेट से अलग होता है क्योंकि इसके ड्रिप चेम्बर में फिल्टर लगा होता है जो ब्लड क्लॉट और क्लैम्प्स को फिल्टर करता है। यहाँ पे जो इसका ड्रिप चेम्बर जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक फिल्टर लगा होता है जो कि ब्लड क्लॉट्स और क्लैम्प्स को बॉडी में नहीं जाने देता है। नेक्स्ट है इंडोट्रैकियल ट्यूब। यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। इस ट्यूब को मौत के रास्ते ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। पेशेंट के एयरवे को मेंटेन रखता है। यानी इस ट्यूब का यूज हम लोग पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए यूज इस ट्यूब का करते हैं। एस्पिरेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी कि यह जो कफ होता है यह पेशेंट के एस्पिरेशन को रोकता है। उस केस में भी हम लोग इस ट्यूब का यूज करते हैं। और इसके कफ में एयर भरा होता है, यानी कि एयर फिल करते हैं, लिक्विड नहीं। यहाँ से एक सिरिंज के थ्रू एयर को इसके कफ में डालते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो प्लास्टिक या मेटल से बना हो सकता है। इस ट्यूब को नेक पर इंसिजन लगाकर ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। यानी कि गर्दन पर एक कट लगाकर इंसिजन लगाकर ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। लंबे समय तक इंट्यूबेट रखने के लिए इस ट्यूब का यूज करते हैं। यानी पेशेंट को इंट्यूबेशन लंबा समय के लिए चाहिए, यानी कि बहुत समय के लिए इंट्यूबेट रखना हो तो इस ट्यूब का यूज करते हैं। अपर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आने पर भी इस ट्यूब का यूज करते हैं। यानी कि अपर एयर वे में यानी किसी तरह से मुंह के थ्रू इंडोट्रैकियल ट्यूब का हम लोग यूज ना कर पा रहे हों तो उस केस में ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। और इसका जो ये कफ होता है इस कफ में भी एयर ही फील करते हैं, लिक्विड को फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसको हम लोग शॉर्ट में एलएमए भी बोलते हैं। यह एक इमरजेंसी के समय काम आता है जब पेशेंट का इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ना हो पाए, यानी किसी वजह से पेशेंट का इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ना हो पा रहा हो, यानी ईटी ट्यूब ना लग पा रहा हो, उस केस में हम लोग लैरिंजियल मास्क एयरवे का यूज करते हैं। और दूसरा अपर एयरवे में डिफिकल्टी आने पर भी इस ट्यूब का यूज करते हैं। और इसका जो कफ होता है इसमें भी हम लोग ये जो कफ दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें भी हम लोग एयर ही फिल करते हैं सिरिंज के थ्रू, ना कि लिक्विड। नेक्स्ट है कॉम्बी ट्यूब, जिसको हम लोग डबल ल्यूमेन एयरवे ट्यूब भी कहते हैं। इसका यूज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने में करते हैं। यानी पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी इसको हम लोग एनजी ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब को नॉस्ट्रिल के रास्ते स्टोमक में डालते हैं, यानी कि नाक के थ्रू पेट में डाला जाता है। इसका यूज क्या क्या है? स्टोमक फीडिंग के लिए करते हैं, गैस्ट्रिक लाइवेज यानी पेट में जो एसिड बन रहा हो उसको निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। लास्ट है स्टोमक ड्रेन के लिए, यानी कि स्टोमक को हम लोग को ड्रेन करना हो, यानी स्टोमक में जो भी कुछ है उसको हम लोग को बाहर निकालना हो तो उस केस में भी हम लोग नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जिसको हम लोग पीईजी ट्यूब भी कहते हैं। पीईजी का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस इंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो स्टोमक में डाला जाता है एब्डोमेन बाल में इंसिजन लगाकर। यानी कि एब्डोमेन बाल जो हमारा आगे का हिस्सा होता है उसमें इंसिजन लगाकर पेट में डाला जाता है। ये जो आपका एब्डोमेन बाल रहा है इसमें कट लगाकर आपके पेट में इसको डाला जाता है। पीईजी ट्यूब से स्टोमक में फ्लूइड और मेडिकेशन डायरेक्टली डाल सकते हैं। यानी स्टोमक में किसी तरह का फ्लूइड डालना हो या किसी तरह का दवाई डालना हो तो इस ट्यूब की मदद से हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं। स्वर विज्ञान है। नेक्स्ट है टी ट्यूब। इसका यूज गॉल ब्लैडर की सर्जरी के समय करते हैं। इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस करते हैं। यहाँ पे जो आपका कॉमन बाइल डक्ट हुआ उसमें हम लोग इसको प्लेस करते हैं। प्लेस क्यों करते हैं? बाइल जूस को ड्रेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंगेस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब। यह एक 3-वे कैथेटर है जिसमें 2 बैलून पाए जाते हैं, जिसमें एक बैलून एसोफेगस में रहता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं एक बैलून एसोफेगस में है
और दूसरा स्टोमक में है। आप यहाँ इमेज में देखिए। इस ट्यूब का उपयोग एसोफेगस और स्टोमक के ब्रैसियल ब्लीडिंग को कम करने के लिए करते हैं। ब्रैसियल ब्लीडिंग क्या होता है? तो जो हमारा वेन है वो डायलेट कर जाता है और वहाँ ब्लीडिंग होने लगता है, उसी को हम लोग वेरिसियल ब्लीडिंग कहते हैं। तो वेरिसियल ब्लीडिंग के केस में सैंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन गेज कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी को वेरिसियल ब्लीडिंग कहते हैं। तो वेरिसियल ब्लीडिंग के केस में सैंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन गेज कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेराइजेशन यानी राइट हार्ट साइड कैथेराइजेशन में इसका उपयोग करते हैं। इस कैथेटर को लार्ज वेन में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि जगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन या फिर फीमोरल वेन में इसको इंसर्ट किया जाता है। इसका उपयोग पल्मोनरी आर्टरी बेस प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पिक्टेल ड्रेनेज कैथेटर। इसको बॉडी में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से इंसर्ट करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से साफ सफाई से इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब की टिप पिग की टेल की तरह होती है, यानी कि हमारा जो पिग होता है उसके पूंछ की तरह इसका टिप होता है, इसीलिए हम लोग इसको पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर कहते हैं। इसका यूज ऑर्गन एवं कैविटी से अनवांटेड फ्लूइड एवं पस निकालने के लिए करते हैं, यानी कि अनवांटेड यानी जिस फ्लूइड का हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं हो उसको निकालने के लिए या फिर पस निकालने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर का यूज बॉडी सेक्रेशन को रिमूव करने के लिए करते हैं, जैसे कि म्यूकस, सलाइवा को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैटस ट्यूब। फ्लैटस ट्यूब का यूज हम लोग फ्लैटुलेंस यानी गैस को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर का यूज हम लोग माउथ एवं थ्रोट से सिक्रेशन हटाने के लिए करते हैं सक्शन मशीन के द्वारा। लास्ट है नाइजल कैनुला। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑक्सीजन जब हम बॉडी में दिया जाता है तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी लोग यहाँ वीडियो को देख रहे हैं उस हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव नर्सिंग अकेडमी के हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव नर्सिंग अकेडमी आते हैं, यानी कौन सा डॉक्टर किस बीमारी का इलाज करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके काम आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट आर स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम which includes the brain and spinal cord and nerves. They treat strokes, brain and spinal cord tumors, epilepsy, Parkinson disease and Alzheimer disease. न्यूरोलॉजिस्ट हमारे नर्वस सिस्टम का इलाज करते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है और नर्व्स आता है। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक्स का इलाज करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल ट्यूमर का भी इलाज करते हैं, एपिलेप्सी का इलाज करते हैं, पार्किंसन डिजीज का इलाज करते हैं और अल्जाइमर डिजीज का इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नर्व्स, साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक्स, स्पाइनल ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज का भी इलाज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजिस्ट। प्रॉब्लम्स विथ योर स्किन, हेयर, नेल्स, मोल्स, स्कैर्स, एक्ने और स्किन एलर्जी। यानी डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके स्किन का इलाज करते हैं, हेयर का इलाज करते हैं, नेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज करते हैं, चेहरे पर मोल हो, स्कार्स हो, एक्ने का प्रॉब्लम हो और स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम हो, ये सारे प्रॉब्लम डर्माटोलॉजिस्ट देखते हैं। हिंदी में देखें तो डर्माटोलॉजिस्ट आपके त्वचा, बाल, एक्ने, नाखून और त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन। दे केयर फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू यंग एडल्टहुड।
यानी पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो आपके बच्चे का इलाज करते हैं जब तक वो एडल्टहुड यानी जवान नहीं हो जाते हैं। हिंदी में देखें तो पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। दे आर एक्सपर्ट्स ऑन द हार्ट, ब्लड वेसल्स। यू माइट सी देम फॉर हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर और एंड इरेगुलर हार्ट बीट। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हार्ट का, ब्लड वेसल का इलाज करते हैं और साथ ही साथ हार्ट फेल्यूर के केस में भी कार्डियोलॉजिस्ट ही देखते हैं। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट को भी कार्डियोलॉजिस्ट ही देखते हैं। हिंदी में देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट दिल और दिल से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। दे यूज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एंड अदर इमेजिंग टेस्ट टू डायग्नोज डिजीज। दे कैन ऑल्सो स्पेशलाइज इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टू ट्रीट कंडीशंस लाइक कैंसर। रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मदद से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं, डायग्नोज करते हैं और इलाज करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट रेडिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मदद से आपका इलाज करते हैं, स्पेशली रेडिएशन की मदद से कैंसर का भी इलाज करते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट। दीज इंटर्निस्ट आर कैंसर स्पेशलिस्ट। दे डू केमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स एंड ऑफ्टन वर्क विथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन टू केयर फॉर समवन विथ कैंसर। यानी ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, कीमोथेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज करते हैं और साथ ही साथ रेडियोलॉजी के डॉक्टर और सर्जन की मदद से भी हमारे कैंसर का इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं और कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। They are specialists in digestive system, including the stomach, bowel, pancreas, liver, and gallbladder. You might see them for abdominal pain, ulcer, diarrhea, jaundice, or cancer in your digestive system. They also do a colonoscopy and other tests for colon cancer. Gastroenterologist digestive system के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें वो हमारे पेट का, हमारे बॉल का, पैनक्रियाज का, लीवर का, गॉल ब्लैडर का इलाज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पेट में जो अगर दर्द है या अल्सर हो गया है, डायरिया, जॉन्डिस या फिर कैंसर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका भी इलाज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोलोन कैंसर हो तो कोलोनोस्कोपी भी ये डॉक्टर ही करते हैं। हिंदी में देखें तो इस तरह पेट से संबंधित रोग का इलाज करते हैं। साथ ही साथ लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, अल्सर, डायरिया, जॉन्डिस और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर का, कोलोन का कैंसर का भी इलाज करते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। These are surgeons who care for men and women for problem in urinary tract, like a leaky bladder. They also treat male infertility and do prostate exams. यूरोलॉजिस्ट सर्जन्स होते हैं जो मेन और वुमेन के यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि लीकी ब्लैडर हो गया, और साथ ही साथ मेल की इनफर्टिलिटी और प्रोस्टेट को भी यह देखते हैं, यानी उनका इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो यूरोलॉजिस्ट आपके यूरिन ट्रैक्ट, ब्लैडर, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम और प्रोस्टेट में होने वाली दिक्कतों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है इंडोक्रिनोलॉजिस्ट। These are experts on hormone and metabolism. They can treat conditions like diabetes, thyroid problem, infertility, and calcium and bone disorder. इस तरह के डॉक्टर हमारे हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। साथ ही साथ ये हमारे डायबिटीज प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी को भी देखते हैं। कैल्शियम और बोन डिसऑर्डर का भी इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो इस तरह के डॉक्टर हार्मोन्स डिसऑर्डर में स्पेशलिस्ट होते हैं। डायबिटीज, थायराइड और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को भी देखते हैं। कैल्शियम और बोन डिसऑर्डर का भी इलाज करते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। These doctors gives you drugs to numb your pain or to put you under during surgery.
चाइल्ड बर्थ और अदर प्रोसीड्यूर्स। दे मॉनिटर योर वाइटल साइन वाइल यू आर अंडर एनेस्थीसिया। यानी इस तरह के डॉक्टर आपको दवाई यानी ड्रग्स देते हैं ताकि सर्जरी के दौरान, बच्चा के जन्म के दौरान और अदर किसी तरह के इलाज के दौरान आपको जो दर्द होता है उसको कम किया जा सके। और इस दौरान ये डॉक्टर आपके वाइटल साइंस को भी देखते रहते हैं। हिंदी में बात करें तो किसी भी तरह के सर्जरी के दौरान आपको बेहोश करने का काम या शरीर के किसी हिस्से को सुन्न करने का काम इस तरह के डॉक्टर करते हैं, यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। You call them eye doctor. They can prescribe glasses or contact lenses and diagnose and treat diseases like glaucoma. आप इन्हें आँख का डॉक्टर भी कह सकते हैं, यानी आई डॉक्टर भी कह सकते हैं। चश्मा लिखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लिखते हैं, और अगर किसी तरह के आँख में दिक्कत हो तो उसका भी इलाज करते हैं, जैसे कि ग्लूकोमा का इलाज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करते हैं। हिंदी में देखें तो इनको आप आँख का डॉक्टर भी कह सकते हैं। आँख से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे ग्लूकोमा यानी मोतियाबिंद का इलाज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करते हैं। Rheumatologist. They specialize in arthritis and other disease in your joints, muscle, bone and tendons. You might see them for your osteoporosis, back pain, gout, tendinitis from sports or repetitive injury and fibromyalgia. यानी इस तरह के डॉक्टर आपके एथराइटिस को देखते हैं और अदर यानी कि दूसरी बीमारी जो जॉइंट्स में होता है, मसल में होता है, बोन में होता है, टेंडन्स में होता है, उसको भी देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपके हड्डी जब कमजोर हो जाता है तो उसका इलाज भी रिमेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। पीठ में दर्द, जीआउट, टेंडनाइटिस यानी टेंडन्स में प्रॉब्लम आता है, और स्पोर्ट्स के समय यानी किसी तरह के खेल कूद के समय किसी तरह का इंजरी होता है, उसका भी इलाज इस तरह के डॉक्टर ही करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज भी रेमेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। हिंदी में देखें तो अर्थराइटिस, जॉइंट्स, मसल, हड्डी के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमजोर हड्डी, पीठ दर्द जैसे प्रॉब्लम्स का भी इलाज करते हैं रेमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है सर्जन। This doctor can operate on all parts of your body. They can take out tumors, appendix, gallbladders, repair hernia. Many surgeons have a specialist like shank cancer, hand और vascular surgery. यानी सर्जन जो होते हैं आपको सर्जरी करते हैं, यानी कि चीर फाड़ करके आपका इलाज करते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स का इलाज, गॉल ब्लैडर का इलाज और हार्निया का इलाज भी सर्जन ही करते हैं। कैंसर के दौरान अगर सर्जरी की जरूरत हो तो उसका भी इलाज सर्जन ही करते हैं, यानी कि शरीर में होने वाले किसी भी तरह का सर्जरी सर्जन डॉक्टर ही करते हैं। Dentist, also known as dental surgeon, is a healthcare professional. Dentistry, the branch of medicine focus on teeth, gums and mouth. यानी डेंटिस्ट जो होते हैं को आप डेंटल सर्जन भी कह सकते हैं। ये आपके टीथ यानी दांत का, गम्स का और मुंह में होने वाली दिक्कतों का इलाज करते हैं। डेंटिस्ट दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। दे ट्रीट डिजीज इन ईयर, नोज, थ्रोट, साइनस, हेड, नेक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आल्सो कैन डू रिकंस्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑन योर हेड एंड नेक। इस तरह के डॉक्टर आपके कान का, नाक का, थ्रोट का, साइनस और हेड और नेक का इलाज करते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी इलाज करते हैं। हिंदी में देखें तो आँख, नाक, कान के इलाज के साथ साथ सर का, गर्दन का या फिर चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट। यू वुड सी दिस स्पेशलिस्ट फॉर प्रॉब्लम्स लाइक लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा, एम्फेसाइमा एंड ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इश्यूज। इस तरह के डॉक्टर आपके लंग कैंसर का इलाज करते हैं, निमोनिया का इलाज करते हैं, अस्थमा का इलाज करते हैं, एम्फेसाइमा का इलाज करते हैं, और ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत है उसकी वजह से अगर नींद नहीं आ रहा है तो उसका भी इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं। हिंदी में देखें तो फेफड़ों का स्पेशलिस्ट होते हैं और साथ ही साथ लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा, एम्फेसाइमा का भी इलाज करते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिस्ट। एलर्जिस्ट आपके शरीर में एलर्जी का इलाज करते हैं।
They treat immune system disorders such as asthma, eczema, food allergy, insect sting allergy and other autoimmune disease. यानी कि एलर्जिस्ट आपके इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को देखते हैं, अस्थमा को देखते हैं, एक्जिमा को देखते हैं, फूड एलर्जी से जो एलर्जी होता है उसको देखते हैं, या फिर किसी तरह का कीड़ा काट लिया उसकी वजह से एलर्जी है, या फिर स्किन में किसी तरह का दिक्कत है तो उसको भी एलर्जिस्ट ही देखते हैं। एलर्जिस्ट एलर्जी का इलाज करते हैं, जैसे अस्थमा, एक्जिमा, फूड एलर्जी इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट। These let doctors identify the causes of disease by examining body tissue and fluid under microscopes. इस तरह के डॉक्टर आपके रोग का पता लगाते हैं आपके बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है, जैसे खून, पेशाब या फिर बॉडी टिश्यू के मदद से आपके रोग का पता लगाते हैं। हिंदी में देखें तो पैथोलॉजिस्ट हमारे बॉडी फ्लूइड और टिश्यू की जांच कर बीमारी का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो वार्ड होता है उनके बारे में, जैसे कि ICU, NICU, CCU, जनरल वार्ड, लेबर रूम, इमरजेंसी वार्ड, इन सब के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका OPD। OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। In outpatient department, there is no requirement to admit a patient in hospital. यानी इस वार्ड में पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका IPD। IPD का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट इज a unit of hospital or health care facility where patients are admitted for medical condition that required appropriate care and attention। यानी IPD में पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और पेशेंट को एडमिट किया जाता है ताकि उनका इलाज हो सके उनके ज़रूरत के अनुसार। नेक्स्ट है जनरल वार्ड। जनरल वार्ड इज अ कॉमन यूनिट वेयर पेशेंट हु आर एडमिटेड शेयर सेम रूम। जनरल वार्ड एक समान वार्ड है जहां भर्ती मरीज एक ही कमरे में रहते हैं, यानी मरीज सब जो होते हैं एक ही कमरा को शेयर करते हैं, या फिर एक बड़ा सा हॉल भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं और सब बेड पे मरीज रहते हैं। यह कोई स्पेशल वार्ड नहीं होता है और इसमें किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी वार्ड। ए वार्ड इन हॉस्पिटल दैट डील विथ पेशेंट हु नीड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। यानी इस वार्ड में पेशेंट को तब ले जाया जाता है जब वो इमरजेंसी केस हो, यानी इमरजेंसी केस में ट्रीट करना हो, उस केस में पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है लेबर रूम। दिस इज द रूम दैट यू विल यूज फॉर योर लेबर एंड बर्थ इंक्लूडिंग इनिशियल आवर ऑफ रिकवरी। लेबर रूम एक तरह का बर्थ सेंटर भी इसको हम कह सकते हैं, जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिट किया जाता है उनके बच्चे के जन्म के समय, और एक बार जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा और उनकी माँ दोनों सुरक्षित हो या सुनिश्चित करने के बाद ही लेबर रूम से बाहर उनको निकाला जाता है। इस बार में प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी के समय एडमिट किया जाता है ताकि बच्चा सुरक्षित डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट है ICU। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इट इज अ स्पेशल हॉस्पिटल डिवीजन दैट ऑफर्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर एक्सीडेंट और डिजीज विथ क्रिटिकल केयर मेडिकेशन एंड इंटेंसिव केयर। यानी ICU में किसी पेशेंट को तब एडमिट किया जाता है जब उनको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत हो या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत हो। उस केस में किसी भी पेशेंट को ICU में भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट है SICU। SICU का फुल फॉर्म होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। यह एक तरह का ICU ही होता है, बस इसमें पेशेंट को तब एडमिट किया जाता है जब उनका सर्जरी हो चुका हो और सर्जरी के बाद पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हो। नेक्स्ट है NICU। NICU का फुल फॉर्म होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। These units are specially and carefully designed to cater the needs of newborn baby who need critical treatment। यानी NICU को स्पेशली डिजाइन किया गया है नवजात शिशु के लिए। नवजात शिशु अगर जन्म के बाद क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उन्हें NICU में हम भर्ती करते हैं। नेक्स्ट है MICU। MICU का फुल फॉर्म होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। एन इंटेंसिव केयर रिलेटेड टू ओनली मेडिकल केसेस that involves continued manual management of medication and early checkups।
यानी एमआईसीयू में उन्हीं पेशेंट को एडमिट किया जाता है जिनका रेगुलर चेकअप करना हो और मेडिसिन चलाना हो। पीआईसीयू का फुल फॉर्म होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीआईसीयू में पेशेंट को तब एडमिट किया जाता है जिनका रेगुलर चेकअप करना हो और मेडिसिन चलाना हो। नेक्स्ट है पीआईसीयू। पीआईसीयू का फुल फॉर्म होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीआईसीयू में पेशेंट को तब एडमिट किया जाता है जब उन्हें हाई लेवल ऑफ क्वालिटी पीडियाट्रिक केयर की जरूरत होती है। यानी कि जो बच्चा होता है अगर उनका कंडीशन क्रिटिकल और समझ लीजिए कि अच्छा ना हो तो उन्हें पीआईसीयू में भर्ती किया जाता है। यह भी एक तरह का आईसीयू ही है, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट ही है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। नेक्स्ट है सीसीयू। सीसीयू का फुल फॉर्म होता है कार्डियक केयर यूनिट। इस वार्ड में पेशेंट को तब एडमिट किया जाता है जब उन्हें प्रॉब्लम हो हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम हो, अनस्टेबल एंजिया का प्रॉब्लम हो और भी दूसरा हार्ट प्रॉब्लम हो, जिसके इलाज में स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल नर्स और डॉक्टर की जरूरत हो। उस केस में हम लोग पेशेंट को सीसीयू में भर्ती करते हैं। सीसीयू में हार्ट से रिलेटेड इमरजेंसी और सीवियर केस वाले पेशेंट को एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट है आईसीसीयू। आईसीसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। आईसीसीयू सीसीयू का ही अपग्रेडेड वर्जन वार्ड है जिसमें हार्ट के पेशेंट को इमरजेंसी और क्रिटिकल केस में इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है एचडीयू। एचडीयू का फुल फॉर्म होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। एंड एचडीयू इज स्पेशली स्टाफ्ड एंड occupied area of hospital that provides a level of care intermediate between intensive care and the general ward care। यानी एचडीयू हॉस्पिटल का वह वार्ड होता है जिसमें जनरल फैसिलिटी यानी जनरल वार्ड से तो ज़्यादा फैसिलिटी होता है, आईसीयू वार्ड से कम फैसिलिटी होता है। नेक्स्ट है एचसीयू। एचसीयू का फुल फॉर्म होता है हाई केयर यूनिट। हाई केयर यूनिट इज अ पेशेंट केयर रूम फ्रॉम आईसीयू who considered showing an improvement but still under a strict surveillance। यानी एचसीयू में उन पेशेंट को रखा जाता है जो आईसीयू में तो इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी किया जाता है और एसेप्टिक इन्वायरमेंट में किया जाता है, यानी कि बिल्कुल ही साफ सुथरे इन्वायरमेंट में किया जाता है, स्टेरलाइज इन्वायरमेंट में ऑपरेशन किया जाता है। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी किया जाता है साफ सुथरे माहौल में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। वीडियो